बेटा यहाँ से हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन दे देते हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ, लिखा है मैंने, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साइंस की वो ब्रांच, ठीक है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं। किसकी डील करते हैं? डील करते हैं, स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड, जिसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और उस एनर्जी का यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। इसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, द सेवरल रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन हैं, आर यूज फॉर दिस पर्पस। इसके लिए बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शन का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है ना। दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब बात ये बनती है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? रेडॉक्स रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा। इन दोनों को, जिस रिएक्शन में ये दोनों हो रही हों, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, Zn प्लस Cu2 प्लस। Cu2 प्लस का मतलब यहाँ पर जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें जिंक की राड डुबो दी, तो क्या होगा? जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया। इधर Cu प्लस Cu में क्या हो गया बेटा? Cu प्लस का प्लस प्लस का Cu में रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, देखिए, और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इस पर 2 प्लस चार्ज आ गए। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। इस तरह से जिंक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर? यहाँ तक की बात। आगे बात करते हैं हम, कंडक्टर क्या होते हैं? एक हेडिंग डालेंगे आप, कौन सी? कंडक्टर डालेंगे हेडिंग। ठीक है बेटा। कंडक्टर क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। अब ये कंडक्टर को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। कंडक्टर कहने का मतलब, कंडक्टर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, ध्यान दीजिए बेटा, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, मेटेलिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें मेटल्स, जिनमें मेटेलिक सब्सटेंस passes the electric current
वो मेटेलिक सब्सटेंसेस, सारे मेटेलिक सब्सटेंसेस वैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं बेटा, ठीक है। तो मेटेलिक सब्सटेंसेस पासेस द करंट बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे कापर है, कापर के वायर हम लोग अपने वायरिंग में यूज़ करते हैं घरों में। आयरन है, एल्यूमिनियम के वायर भी यूज़ करते हैं, तो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। कापर और एल्यूमिनियम ही जनरली यूज़ करते हैं वायरिंग के लिए हम लोग, है ना, जिसके कुछ रीज़न हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। इसके बाद कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ये जो कंडक्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की पावर कितनी है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस मेटल के नेचर पर, किस पर, किसी मेटल के नेचर पर उसकी कंडक्टेंस पावर डिपेंड करती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर इन द एटम, ठीक है ना। किसी मेटल की वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है पर एटम, उस पर डिपेंड करती है। द डेंसिटी ऑफ द मेटल, मेटल की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करती है। और किस बात पर डिपेंड करती है, एंड टेम्परेचर, मैंने लास्ट में क्या लिखा, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर कंडक्टेंस डिपेंड करती है। अब आ जाइए आप इस तरफ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, द मोल्टेन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, द मोल्टेन फॉर्म ऑफ सम सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस हैं जो मोल्टेन फॉर्म में होते हैं और इनकी मोल्टेन फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है ना। मोल्टेन समझते हैं ना, पिघली हुई, मेल्ट की हुई, है ना, एक्वस फॉर्म में। पास द इलेक्ट्रिक करंट अंडरगोज द केमिकल डिकम्पोजिशन, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करती हैं, और कैसे पास करती हैं, अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। इन दिस टाइप ऑफ कंडक्टर, in this type of the conductor, current pass through the ion। इस तरह के जो कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू, यहाँ पर किसके थ्रू थी, इसमें किसके थ्रू थी बेटा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इसमें आयंस के थ्रू करंट क्या होता है, पास आउट होता है। क्लियर यहाँ तक की बात। तो इसको आप नोट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसे नोट करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज की। इसके बाद क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर टू टाइप्स, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और नंबर 2 सेकेंड पॉइंट क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयंस में, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, KCl, HCl, NaOH, NH4, NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब, इन सब का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है। तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फार्मूला इसके लिए मैंने लिखा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो अल्फा बनाओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का साइन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 ऑलमोस्ट, ठीक है। इधर आइए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विच वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट which do not ionized completely in the solution। ऐसे सब्सटेंस जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन में, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर CH3COOH, एसिटिक एसिड, H2CO3,
कॉमा लगाते जाइए, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HgCl2, ZnCl2, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ लेस देन 1। इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से क्या होती है, कम होती है। क्लियर। अब देखिएगा, अब क्या करना है हमें, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर और अदर सॉल्वेंट। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर में ही एक्वस सोल्यूशन बनाएं, आप किसी और में भी सोल्यूशन बना सकते हैं, किसी अदर सॉल्वेंट में बना सकते हैं। तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर और अदर सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन। इनके बीच डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए, पहला इंटर आयनिक अट्रैक्शन, दूसरा सॉल्वेशन ऑफ आयंस, और तीसरा मैंने बोला विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो पहला देखिए, अट्रैक्शन बिटवीन द सल्यूट, ये मैंने अट्रैक्शन दिखाना चाहा डॉट डॉट करके, सल्यूट और सॉल्वेट। ठीक है ना, सल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक इंट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन इज ग्रेटर, अगर इंटरेक्शन ग्रेटर है तो डिसोसिएशन क्या होगा बेटा, सल्यूट और सल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है ना, अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है, मोर है, तो क्या होगा, इंटरेक्शन अगर ज़्यादा है, ये ग्रेटर का साइन लगा है, ग्रेटर दिखाना चाहा मैंने, मोर है तो लेस डिसोसिएशन होगा। क्लियर। यहाँ आइएगा, अगर कम है तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, सीधी सी बात। अब देखिएगा, सॉल्वेशन ऑफ आयंस बिटवीन द आयन ऑफ द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। किसके किसके बीच बेटा, सॉल्वेशन तो तभी होगा जब किसी सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन अधिक होगा तो लेस कंडक्टिविटी। तो क्योंकि सॉल्यूशन जब बनेगा तो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन हो जाएगा, वो अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो याद रखना कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। फिर मैंने दिखाया है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन ही क्या है, विस्कोसिटी है। क्लियर। अब देखिए, ऑल एबव फैक्टर्स, जितने भी ये तीनों फैक्टर मैंने ऊपर दिखाए, ऑल एबव फैक्टर इज लेस, अगर ये सारे फैक्टर, ये इंट्रैक्शन या ये वाला इंट्रैक्शन या ये विस्कोसिटी जितनी कम होगी विद ग्रेटर इन द टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए, इफ एबव फैक्टर इज लेस, अगर ऊपर वाले फैक्टर क्या होंगे, कम होंगे, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी विद ग्रेटर या मोर इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। ठीक है। सो अब देखिएगा, सो ग्रेटर इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज है, ज़्यादा है, देन कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखिएगा जरा, अब देखिए, द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फैक्टर, वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर। पहला फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, आयन ज़्यादा होंगे, भाई पूरी तरह से आयनों में टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कंप्लीटली आयोनाइज होगा,
तो आयंस ज़्यादा होंगे, इसलिए कंडक्टिविटी भी मोर होगी। पहली चीज़ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? अगर कोई सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, तो आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसलिए कंडक्टिविटी भी मोर होगी। ठीक है। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन produced and their solvation. If ions are strongly solvated, अगर आयन strongly solvated हैं तब क्या होगा, साइज क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, उनका बड़ा होगा। देन मोर कंडक्ट, तो कंडक्टिविटी मोर हो जाएगी। क्लियर? अब देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज लेस। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा के रखेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंट्रैक्शन ऑफ आयंस के बीच लगने वाला इंट्रैक्शन, ठीक है ना, जिससे वो जुड़े हैं, वो कम हो जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे। इस केस में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आसानी से आयन मूव करेंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनमें कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ द आयंस पर। तो आयन जब ज़्यादा मूव करेंगे, इसलिए कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? ये मेन फैक्टर हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।